हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 51 मानिता की मौत का राज। जू में टाइगर के हमले से मालिनी बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गई थी। मालिनी को तुरंत ही जू के टेम्परेरी हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, जो कि स्पेशली ऐसी सिचुएशन के लिए ही बनाया गया था। एक स्टाफ ने दुर्गा के पास आकर उससे पूछा, मैम क्या आप ठीक हैं? अगर आपको कहीं चोट आई है तो आप भी आकर अपनी मरहम पट्टी करा लीजिए। एम्बुलेंस यहीं है, हमारे साथ ही चलिए। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, जादुई पेड़ के फल की वजह से मेरा फिजिक्स पूरी तरह से बदल गया था। कोई भी चोट ज्यादा देर तक नहीं रहती, बहुत जल्दी अपने आप भर जाती है। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं आई, मुझे एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। हॉस्पिटल। मालिनी होश में आ चुकी थी। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। मालिनी बिस्तर पर लेटे हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, दुर्गा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से आज मैं परेशानी में हूँ। मुझे एक बार ठीक होने दो, फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दुर्गा वहाँ आते हुए बोली, अभी जख्मों की मरहम पट्टी हुए देर नहीं हुई और तुमने नए जख्म खाने की तैयारी शुरू कर दी। मालिनी ने दुर्गा को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, दुर्गा तुम यहाँ? मुझे इस हालत में पहुंचाकर चैन नहीं मिला तुम्हें? अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि तुम्हारे जख्म कितने गहरे हैं। जितने गहरे मैं चाहती थी उतने हैं या फिर उससे भी ज्यादा हैं। अगर ज्यादा गहरे हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ कम गहरे हैं तो मैं इन्हें और गहरा कर दूंगी। मालिनी ने गुस्से में कहा, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें मुझ पर? अगर मॉम और पापा को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, मॉम और पापा? रियली मालिनी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उन दोनों से डरती हूँ? उनसे डरेगी मेरी जुत्ती। मैं दुर्गा चौहान किसी के बाप से नहीं डरती। बाय द वे, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास धमकियाँ सुनने नहीं आई हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछने आई हूँ कि केबल कार में तुमने मेरी माँ की मौत को लेकर कुछ कहा था। मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानती हो तुम मेरी माँ की मौत के बारे में? जो कुछ भी जानती हो मुझे बताओ। मालिनी ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मेरा इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, असली दुर्गा की यादों के मुताबिक उसकी माँ मानिता सिंह की मौत उसे जन्म देते हुए हुई थी। मानिता सिंह की मौत के 10वें दिन के अंदर ही महेंद्र चौहान अपनी रखेल दामिनी से शादी करके उसे घर ले आया था। इतने सालों में उन लोगों का बर्ताव देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे मानिता सिंह कभी इस परिवार में एग्जिट ही नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनकी कोई फोटो तक नहीं है घर में। आज केबल कार वाली अब याद में भी मैं उन्हें बस इसलिए पहचान पाई क्योंकि उनकी शक्ल बहुत मिलती है मुझसे। आज मालिनी के शब्द सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी ये लोग बताते आए हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे दिल और दिमाग में बार बार एक ही आवाज आ रही है कि मुझे इस बारे में पता लगाना चाहिए। दुर्गा ने मालिनी को देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो तुम मुझे सीधे तरीके से सच नहीं बताओगी? वैसे तुम्हें चोट तो बहुत आई है, लेकिन अभी भी तुम्हारे शरीर के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ से जरा भी खून नहीं बहा। अगर तुमने मुझे जरा सा भी गुस्सा दिलाया तो इन बचे हुए हिस्सों से भी खून बहेगा। मालिनी ने डरते हुए कहा, दुर्गा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मैं जैसी भी हूँ पर हूँ तो तुम्हारी बहन ही। तुम मेरे साथ इतनी बेरहम नहीं हो सकती। दुर्गा ने कहा, बेरहम? मैं तो शुरुआत से ही कभी रहम दिल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो इससे भी कुछ ज्यादा बुरी हो सकती हूँ। लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से सच्चाई नहीं बताओगी। मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। दुर्गा ने अपना हाथ मालिनी की गर्दन पर फेरते हुए बोला, तुम्हारी गर्दन? और फिर दुर्गा ने अपना हाथ मालिनी के सीने पे रखकर बोला, तुम्हारा चेस्ट। इसके बाद दुर्गा ने अपना हाथ मालिनी के चेहरे पर फेरते हुए कहा, या फिर तुम्हारा चेहरा जिस पर तुम्हें हमेशा से घमंड रहा है। तुम खुद ही चुन लो, इन तीनों में से कौन सी जगह से ज्यादा खून बहते हुए देखना चाहती हो? मुझे तो तीनों से ही खून बहाने में मजा आएगा। मालिनी ने घबराते हुए सोचा, ओ गॉड, ये लड़की तो पूरी तरह से पागल हो गई है। अगर मैंने इसे सच नहीं बताया तो ये मुझे पक्का मार देगी। दुर्गा मालिनी के और करीब बढ़ी तो मालिनी चिल्लाते हुए बोली, रुको, मुझे कुछ मत करना, मैं नहीं जानती, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने एक बार मॉम और पापा की बात सुन ली थी कि तुम्हारी माँ की मौत किसी बड़े आदमी से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। दुर्गा ने मालिनी का हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, साफ साफ बताओ मुझे कि बात क्या है।
मालिनी रोते हुए बोली, ये कुछ साल पहले की बात है। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। जब मैं मॉम और पापा के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तब मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना। पापा कह रहे थे कि तुम्हारी माँ का एक स्टैचू घर के गार्डन में बनवाना चाहते हैं, लेकिन मेरी मॉम ने उन्हें रोक दिया। मॉम ने कहा था कि तुम्हारी माँ की मौत का कनेक्शन एक बहुत बड़े आदमी के साथ था। अगर पापा ने तुम्हारी माँ का स्टैचू बनवाया तो उस बड़े आदमी को ये बात बुरी लग सकती है और इससे हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये सुनकर पापा काफी घबरा गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं छेड़ी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, जैसा कि मुझे अंदाजा था, माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी, लेकिन ये बड़ा आदमी है कौन जिसका जिक्र वो लोग कर रहे थे। सब कुछ बहुत अजीब और उलझा हुआ है। मुझे इस बारे में बहुत सावधानी से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। चैप्टर 52 शिवाय की गलतफहमी। हॉस्पिटल। मालिनी रोते हुए बोली, मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने तुम्हें बता दिया। मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानती। प्लीज मुझे मारना मत, मैं पहले से ही बहुत दर्द में हूँ। दुर्गा मालिनी के सर पर प्यार से हाथ रखकर उसे एक्यूपंक्चर देते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुमने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके बदले में तुम्हें एक फ्री एक्यूपंक्चर दे रही हूँ। इससे तुम्हारे जख्म जल्दी भर जाएंगे। दुर्गा अपने होठ मालिनी के कान के पास ले जाकर बोली, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये होंगे कि तुम्हारे शरीर पर इन जख्मों के निशान हमेशा के लिए रह जाएंगे। ये निशान तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि तुम्हें मुझसे पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। नाउ यू आर वेलकम। ये बोलकर दुर्गा मालिनी से दूर हुई और हाथ हिलाकर बाय बोलते हुए वहाँ से चली गई। मालिनी बहुत गुस्से और नफरत से दुर्गा को जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक नर्स मालिनी के पास एक बैग लेकर आई और बोली, मैम ये बैग आपका है क्या? जू के स्टाफ ने यह भिजवाया है। ये उन्हें उसी केबल कार में मिला जिसमें आप थी। उस बैग को देखकर मालिनी ने अपने मन में कहा, ये बैग मेरा तो नहीं है। उसके केबल कार में मेरे अलावा सिर्फ दुर्गा थी, इसका मतलब ये बैग दुर्गा का है। मालिनी ने मुस्कुराकर वो बैग लेते हुए कहा, हाँ ये बैग मेरा ही है, थैंक यू इसे मुझ तक पहुँचाने के लिए। मालिनी ने बैग में दुर्गा का फोन ढूंढते हुए कहा, आई एम श्योर कि दुर्गा के फोन में कुछ तो मुझे ऐसा मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल मैं दुर्गा के खिलाफ कर सकूं। बैग में से दुर्गा का फोन अपने आप बजने लगा, जिससे मालिनी को दुर्गा का फोन आसानी से मिल गया। मालिनी ने देखा कि दुर्गा का फोन पर क्लाइंट नंबर 1 से कॉल आ रहा है। मालिनी को समझ नहीं आया कि क्लाइंट नंबर 1 कौन हो सकता है। मालिनी ने ये जानने के लिए दुर्गा का फोन पिक कर लिया। मालिनी ने फोन उठाकर हेलो बोला तो दूसरी तरफ से शिवाय की आवाज आई, कौन बोल रहा है? ये फोन तो दुर्गा चौहान का है। जो भी हो, तुम्हारे पास दुर्गा चौहान का फोन कैसे आया और दुर्गा चौहान कहाँ है? मालिनी ने शिवाय की आवाज सुनते ही उसे पहचान लिया। मालिनी को लगा कि इससे अच्छा मौका उसे और नहीं मिल सकता। मालिनी ने कहा, मिस्टर राठौर, मैं दुर्गा चौहान की छोटी बहन मालिनी चौहान बोल रही हूँ। मिस्टर राठौर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल आपकी पीठ पीछे मेरी बहन दुर्गा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। कुछ दिन पहले माहिर दुर्गा दीदी से मिलने आया था। वो काफी देर उनके बेडरूम में रहा और जब बाहर आया तो बहुत हाफ रहा था। आप इस बात का अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं कि कमरे के अंदर क्या हुआ होगा। ये सुनकर शिवाय के एक्सप्रेशन हैरानी और गुस्से वाले थे। कुछ देर बाद दुर्गा सड़क पर पैदल पैदल चल रही थी। उसका बैग जू में गिर जाने की वजह से ना तो उसके पास फोन था और ना ही पैसे। वो सोच रही थी कि उसे कहीं से कोई लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा होगा। कुछ देर बाद एक कार उसके बगल में आकर रुकी। कार के पीछे का दरवाजा खुला और अंदर से किसी ने दुर्गा का हाथ पकड़कर उसे कार के अंदर खींच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि शिवाय ही था। ये होते ही कार चल पड़ी। ड्राइविंग सीट पर विशाल बैठा था। शिवाय ने गुस्से में दुर्गा को धक्का देकर गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ के खुद उसके ऊपर आकर बोला, दुर्गा चौहान, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और माहिर के बीच क्या चल रहा है? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? दुर्गा ने शिवाय को देखकर अपने मन में सोचा, अब इसे क्या हो गया? अचानक से ऐसे सवाल क्यों कर रहा है ये मुझसे? दुर्गा ने शिवाय से कहा, तुम्हारा इस सवाल का मतलब क्या है शिवाय? शिवाय ने गुस्से में अपने मन में सोचा, ये मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये सोचकर शिवाय कुछ देर पहले हुई बातें सोचने लगा। फ्लैशबैक। फोन पर मालिनी की बातें सुनकर शिवाय सीधे उस अस्पताल में गया था जिसमें मालिनी एडमिट थी। शिवाय मालिनी के सामने खड़ा था। मालिनी रोते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मेरा कहा एक एक शब्द सच है। मेरी बहन बचपन से ही माहिर को पसंद करती है। कुछ दिन पहले उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए
फिर से जाग गया। हमारे घर के सभी नौकरों ने माहिर को दुर्गा के कमरे से बाहर आते हुए देखा है। हमारे घर की लॉबी में दोनों को साथ में बैठकर बातें करते हुए भी देखा है। माहिर ने मेरे सामने उसे दोबारा से प्रपोज किया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद चेक कर लीजिए। मालिनी ने शिवाय को दुर्गा का फोन दिखाते हुए कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? आप खुद ही देखिए कि कई महीने पुराने मैसेज है जो मेरी बहन दुर्गा ने खुद माहिर को भेजे थे। शिवाय ने वो मैसेज देखे और मैसेज में लिखा था, माहिर मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, आई लाइक यू सो मच। माहिर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। माहिर तुम मुझसे कब शादी करोगे? माहिर बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मालिनी आगे बोली, मिस्टर राठौर आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। मेरी बहन माहिर के लिए पूरी तरह से पागल थी। उसे सुबह शाम सिर्फ माहिर ही नजर आता था। वो हर रोज माहिर के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाती थी और उसके ऑफिस लेकर जाती थी। दुर्गा अपने कॉलेज से उसी के साथ आती थी और अपने कॉलेज के बाद का टाइम भी उसी के साथ बिताती थी। दुर्गा तो माहिर के लिए किसी पूछ की तरह थी जो उसके साथ हर जगह जाती थी। हमारे सारे दोस्त भी इस बारे में जानते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप उन सबसे भी पूछ सकते हैं। फ्लैशबैक एंड। चैप्टर 53 पनिशमेंट। शिवाय ने अपने मन में गुस्से में सोचा, उसके लिए नाश्ता बनाती थी और ऑफिस लेकर जाती थी, उसके साथ कॉलेज जाती थी और कॉलेज के बाद का समय भी उसी के साथ बिताती थी। यकीन नहीं होता कि जो लड़की मेरे सामने इतनी शांत और प्राउड रहती है उसकी ऐसी पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, और वो भी एक आदमी के लिए। विशाल ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मिस चौहान बॉस बस माहिर के साथ आपके रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज जो भी सच है वो आप उन्हें बता दें। विशाल भी काफी घबराया हुआ और पैनिक सिचुएशन में था। पीछे पलटकर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी और ना ही शिवाय से कुछ कहने की हिम्मत उसने की। दुर्गा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम माहिर के बारे में जानना चाहते हो ना, तो सुनो। माहिर पहले मेरा मंगेतर था, पर फिर हमारी एंगेजमेंट टूट गई। उसने मालिनी से एंगेजमेंट कर ली। तब से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, लेकिन वो अभी भी मेरे पेशेंट लिस्ट में आता है। शिवाय ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि अब वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पेशेंट है? दुर्गा ने कहा, हाँ, नताशा की पार्टी में मैंने उसको एक्यूपंक्चर दिया था, तब से वो मेरा पेशेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम मेरे पेशेंट हो। तुम दोनों ही मेरे लिए मेरे पेशेंट हो। ये सुनकर शिवाय के एक्सप्रेशन बदल गए। उसका गुस्सा तो जैसे अब 7वें आसमान पर था। विशाल ने घबराकर अपने मन में सोचा, ये दुर्गा मैडम भी जाने क्या क्या करती रहती हैं। माहिर को अपना पेशेंट बोला, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद इतनी चुभने वाली बात कहने की क्या जरूरत थी? आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि माहिर और बॉस आपके लिए सेम है। न जाने किसने आपको लोगों को सिर्फ अपने शब्दों से ही घायल करने का हुनर सिखाया है। कभी भी एक जेलस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए मिस चौहान, नहीं तो चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को आपने खुद इनवाइट किया है, इसलिए आप खुद ही निपटे। ये कहते हुए विशाल ने अपने कान में एयर प्लग लगा लिए ताकि उसे पीछे की कोई भी आवाज सुनाई ना दे। अब तो विशाल की आंखें खुली होना और बंद होना एक जैसी थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था। दुर्गा अभी भी गाड़ी की बैक सीट पर लेटी हुई थी और शिवाय उसके ऊपर था। शिवाय ने दुर्गा के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर लगाकर अपने एक हाथ में पकड़ रखे थे। शिवाय ने दूसरे हाथ से दुर्गा का चेहरा पकड़ा और अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाते हुए बोला, दुर्गा चौहान, मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरे सवाल का सीरियसली जवाब दो। तुम्हारा माहिर के साथ क्या रिश्ता है? दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये शिवाय आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? कहीं इसने कोई गलत दवाई तो नहीं खा ली है? दुर्गा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि तुम दोनों ही मेरे पेशेंट हो। तुम बार बार एक ही सवाल क्यों? आह शिवाय, तुम क्या कर रहे हो? मेरे हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। शिवाय ने दुर्गा के और करीब जाकर कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना वो तुम्हारे लिए, इसलिए तुम अभी भी मेरे सवालों का जवाब सच्चाई और ईमानदारी के साथ नहीं देना चाहती। शिवाय ने अपने मन में कहा, ये मुझे जितना ज्यादा इस तरह से इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाती है, मेरे दिल में उतना ही ज्यादा गुस्सा बढ़ता जाता है। मैं गुस्सा हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। शिवाय ने नीचे झुककर दुर्गा की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, जब तुम मुझे एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही समझती हो तो मेरी डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी पूरी करो, एंड तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ये कहते हुए शिवाय ने दुर्गा के हाथ छोड़ दिए थे और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। दुर्गा ने शिवाय के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा,
शिवाय प्लीज मत करो ये सब। देखो मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं। दुर्गा इतना ही कह पाई थी कि तभी शिवाय ने अपने होठ दुर्गा के होठ पर रख दिए और उसे किस करने लगा। दुर्गा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर शिवाय ने दुर्गा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दुर्गा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। दुर्गा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? ये कोई पहली बार तो नहीं है जब शिवाय मुझे किस कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार शिवाय की किस बहुत एग्रेसिव और अनरीजनेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और शिवाय मुझे उस गलती की सजा दे रहा है। मैं जितना ज्यादा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे उतना ही ज्यादा पनिश कर रहा है। अब सफोकेशन होने लगी है मुझे। दुर्गा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शिवाय की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद शिवाय अपनी मर्जी से दुर्गा से अलग हुआ। दुर्गा का चेहरा ब्लश करने की वजह से पिंक हो गया था। शिवाय ने दुर्गा के चेहरे को देखकर अपने मन में सोचा, ये पहली बार है जब दुर्गा किसको ना तो रेजिस्ट कर पाई है और ना ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुई है। दुर्गा जब ब्लश करती है तो इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसे जिंदगी भर इसी तरह परेशान करना चाहता हूँ। शिवाय ने मुस्कुराकर दुर्गा को देखते हुए कहा, आज के बाद दोबारा कभी मेरे सामने माहिर का नाम तक मत लेना, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही पनिशमेंट दूंगा, समझ गई ना? दुर्गा शिवाय को बहुत गुस्से से देख रही थी। दुर्गा गुस्से में बहुत तेज चिल्लाई, स्टॉप द कार, गाड़ी रोको। कुछ देर बाद दुर्गा गुस्से में सड़क पर पैदल चल रही थी और शिवाय अपनी कार में पीछे बैठा था। विशाल ने पीछे मुड़कर शिवाय से पूछा, मिस्टर राठौर, क्या हमें वापस बंगले में चलना है? शिवाय ने गुस्से में कहा, नहीं, ऑफिस चलो, आज सारा स्टाफ ओवरटाइम करेगा। विशाल ने रोते हुए अपने मन में सोचा, जब भी इन दोनों का झगड़ा होता है तो सजा हम स्टाफ वालों को क्यों भुगतनी पड़ती है। दुर्गा ने सड़क पर चलते हुए सोचा, शिवाय की आज की किस उसकी पिछली सभी किसेस से अलग थी। आज की किस ना तो जहर को कम करने के लिए थी और ना ही किसी एक्सपेरिमेंट के लिए थी। उसने मुझे बिना वजह जबरदस्ती किस किया। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो ये है कि उसकी ओवरवेलमिंग ताकत की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं सकी और मुझे उसकी किस को एक्सेप्ट करना पड़ा। दुर्गा ने गुस्से में कहा, मैंने आज तक बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेला है, पर आदमी नाम की परेशानी को नहीं झेला। शिवाय सिंह राठौर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। चैप्टर 54, नताशा की नई साजिश। कुछ दिन बाद दुर्गा अपने कमरे में आराम से उल्टी लेटी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और उसके हाथ में बहुत सारे स्नैक्स उसके आसपास रखे हुए थे। दुर्गा ने खुशी खुशी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए खुद से कहा, ये दुनिया चाहे जैसे भी हो, इस दुनिया के स्नैक्स बहुत अच्छे हैं। हर चीज का अलग ही स्वाद, अलग ही मजा है। जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो या मूड खराब हो, ये स्नैक्स पेट भर के खा लो, मूड अपने आप ठीक हो जाता है। अभी दुर्गा के फोन पर एक मैसेज आया। दुर्गा ने फोन उठाकर चेक किया तो वो मैसेज एक अननोन नंबर से था। उस मैसेज में लिखा था, हाय दुर्गा, मैं नताशा जायसवाल। तुम पिछली बार जू वाले हादसे से बहुत डर गई होगी ना? ये सारी गलती मेरे परिवार की है। उन्होंने अपने स्टाफ को ठीक से कंट्रोल करके रखा होता तो ऐसा हादसा ना हुआ होता। जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे पूरे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती के लिए एक सॉरी काफी होगा, इसलिए मैं आज तुम्हें लंच के लिए ट्रीट देना चाहती हूँ। तुम आज दोपहर में फ्री हो क्या? दुर्गा ने मैसेज को पढ़कर हंसते हुए कहा, पिछली बार ये मुझे मारने में फेल हो गई, इसलिए अब ये नया प्लान बना रही है, ये सुधरेगी नहीं। वेल, आजकल मेरा भी मूड बहुत खराब चल रहा है, वो भी सिर्फ उस शिवाय सिंह राठौर की वजह से। अब ये बीच अपनी मर्जी से आगे आई है मेरे साथ खेल खेलने के लिए, तो मुझे इसके साथ खेलने में कोई परेशानी नहीं है। दोपहर का टाइम, 5 स्टार होटल। दुर्गा नताशा की बताई हुई जगह पर पहुंची। दुर्गा ने येलो कलर की मिडी पहन रखी थी जो उसके गोरे रंग और खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही थी। दुर्गा को देखकर नताशा दौड़ती हुई दुर्गा के पास आई और बोली, हाय दुर्गा, तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे, आओ प्लीज बैठो। ये कहकर नताशा ने जिस तरह दुर्गा को बैठने का इशारा किया, वहाँ पहले से ही एक मोटा सा अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था जो कि दुर्गा को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। उस आदमी के पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। नताशा ने दुर्गा से कहा, ओह बाय द वे, मैं इनको तुमसे मिलाना चाहती हूँ, ये है मिस्टर सहरावत, मेरे पापा की फ्रेंड है। मिस्टर सहरावत ने दुर्गा को देखकर सोचा, नताशा की फ्रेंड भी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। आज मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ।
नताशा ने मिस्टर सहरावत को देखकर गुस्से में अपने मन में सोचा, मिस्टर सहरावत वैसे तो ये जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन जितना ज्यादा ये अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है उतना ही ज्यादा अपनी गंदी नीयत और खराब कैरेक्टर की वजह से भी जाना जाता है। मेरे परिवार के बिजनेस की कंडीशन खराब होने की वजह से इस ठरकी बुड्ढे की इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मुझ पर गंदी नजर डाली। कहा जाता है कि लड़कियों के संग रिलेशन बनाते समय इसे वायलेंस करने का बहुत शौक है, जिसकी वजह से इतना अमीर होने के बावजूद इसकी शादी नहीं हुई और लड़कियां इससे बचकर रहना चाहती थी। कोई नहीं जानता कि आज तक ना जाने कितनी लड़कियों की इसने इस तरह से जान ले ली है। मैं उन लड़कियों में से एक नहीं बन सकती, लेकिन अगर मैं दुर्गा को इसके पास भेज दूं तो ये मुझे जाने देगा। जितनी वासना भरी नजरों से ये दुर्गा को देख रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि ये दुर्गा से पक्का सेटिस्फाई हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, इस आदमी से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मैं दुर्गा से भी निपट जाऊंगी। दुर्गा चौहान, तुमने मुझसे मेरा समीर छीन लिया, इसकी कीमत तो आज तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। नताशा ने नाटक करते हुए दुर्गा से कहा, दुर्गा, अचानक से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तुम यहाँ मिस्टर सहरावत के साथ बातें करो, तब तक मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर नताशा वहाँ से चली गई। नताशा के जाने के बाद मिस्टर सहरावत ने दुर्गा को गंदी नजरों से देखते हुए कहा, दुर्गा चौहान, रियल एस्टेट की जानी माने चौहान परिवार की बड़ी बेटी, सुना है उस परिवार में तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब रही है। फिक्र मत करो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चौहान परिवार में जो जिंदगी तुम जी रही हो उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी में तुम्हें दूंगा। आओ मेरे पास आओ और पास आके बैठो। दुर्गा मिस्टर सहरावत की तरफ बढ़ी और उसके सामने रखी टेबल पे केक की प्लेट उठाकर मिस्टर सहरावत के मुंह पर मारते हुए कहा, फक ऑफ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी तुम्हें। ये कहते हुए दुर्गा ने एक रुमाल निकाल कर अपने हाथ पोंछे। मिस्टर सहरावत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यू बिच, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन तुम शायद एहसान फरामोश लोगों में से हो। अब मिस्टर सहरावत ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, तुम सब लोग इस लड़की को पकड़कर बांध दो। जब इस लड़की से मेरा मन भर जाएगा तब मैं इस लड़की को तुम लोगों को दे दूंगा। सहरावत के कहने पर उसके बॉडीगार्ड दुर्गा की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ नताशा के पास दुर्गा का पुराना फोन था जो कि उसे मालिनी ने दिया था। नताशा ने दुर्गा के फोन पर एक मैसेज टाइप किया, आई एम ड्रंक, मैंने बहुत शराब पी ली है, मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, क्या तुम यहाँ आकर मुझे पिकअप कर सकते हो? मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ। ये मैसेज और लोकेशन नताशा ने समीर और दुर्गा के क्लाइंट को भेज दी। नताशा नहीं जानती थी कि दुर्गा के क्लाइंट कौन है, वो तो क्लाइंट्स का मतलब कुछ और ही सोच रही थी। चैप्टर 55, श्राप। नताशा ने दुर्गा के फोन से मैसेज भेजने के बाद कहा, बहुत अच्छा हुआ कि मालिनी के हाथ दुर्गा का फोन लग गया। ठीक है, तो इस बीच ने क्लाइंट तक बना रखे हैं। इतना तो आते हैं ही कि लड़की अपने चेहरे और ब्रेस्ट का इस्तेमाल करके आदमियों का दिल जीतकर ही अपनी जिंदगी गुजार रही है, वरना शायद इसके लिए भूखे मरने की नौबत आ जाए। ये मुझसे पंगा लेने का नतीजा है। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें मिस्टर सहरावत के साथ ऐसी गंदी हालत में देखकर भी समीर और तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं। नताशा ये सब बोल रही थी कि तभी उसे बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई दी। सर, आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, प्लीज रुक जाइए। नताशा हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी शिवाय अपने बॉडीगार्ड के साथ दरवाजे के अंदर आया। शिवाय को देखकर नताशा ने हैरानी से कहा, शिवाय सिंह राठौर, तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवाय ने नताशा को गुस्से में देखते हुए कहा, दुर्गा के फोन से मैसेज करके तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है ना? दुर्गा कहाँ है? नताशा ने हैरानी से कहा, इसका मतलब तुम दुर्गा की क्लाइंट हो? नताशा ने अपने मन में सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि दुर्गा का क्लाइंट कोई ठरकी बुढ़ा होगा, लेकिन ये तो शिवाय सिंह राठौर है, दुनिया का सबसे अमीर आदमियों से एक, जिसके सामने शहर का कोई भी आदमी अपना मुंह तक नहीं खोल सकता। शिवाय ने गुस्से से नताशा को देखते हुए कहा, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें बताने का कि दुर्गा कहाँ है। तभी वहाँ से अटैच कमरे में से जोर की आवाज आई। ये आवाज सुनकर शिवाय उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया, दुर्गा। नताशा ने शिवाय के पीछे से आते हुए कहा, मिस्टर राठौर, प्लीज नाराज मत होइएगा, मैंने दुर्गा से कहा था कि वो ज्यादा शराब ना पिए, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसने बहुत शराब पी ली थी और नशे में थी, प्लीज उसे माफ। इतना कहते हुए नताशा ने सामने का नजारा देखा तो हैरान रह गई। सामने मिस्टर सहरावत और उसके सभी आदमी जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे वो पैरालाइज हो गए हो।
और दुर्गा आराम से सोफे पर बैठी थी। ये नजारा देखकर शिवाय और नताशा का मुंह देखने लायक था। दोनों ही बहुत हैरानी से दुर्गा और वहाँ के नज़ारे को देख रहे थे। नताशा का तो मुंह हैरानी से फटा रह गया था। दुर्गा ने एक शैतानी स्माइल के साथ उन दोनों को देखते हुए कहा, हे शिवाय, नताशा देखो, ऐसे यूजलेस लोग भी मेरे बारे में गलत सोच रखने की हिम्मत करते हैं। अब इन लोगों ने मुझ पर गंदी नजर डाली थी तो इन्हें सबक सिखाना तो बनता था ना। नताशा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सच है या कोई सपना। जमीन पर पड़े हुए मिस्टर सहरावत ने दुर्गा को देखते हुए सोचा, मैंने तो सोचा था कि आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो कि मैं खूबसूरत लड़की से मिल गया हूँ, पर अब पता चला कि ये कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक भयानक डेविल है। सिर्फ कुछ नीडल्स एंड चॉपस्टिक्स हम पर फेंक कर इसने हमारे पूरे शरीर को पैरालाइज कर दिया। शिवाय ने दुर्गा की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से पूछा, दुर्गा मुझे बताओ, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम पर बुरी नजर डाले? शिवाय ने मिस्टर सहरावत को देखकर कहा, क्या इसने? मिस्टर सहरावत ने बड़ी मुश्किल से अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मिस्टर राठौर प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले। इसमें सारी गलती मेरी नहीं थी, ये सब इस नताशा। शिवाय ने मिस्टर सहरावत को देखते हुए गुस्से में कहा, कौन सा हाथ? मिस्टर सहरावत ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। शिवाय ने एक मैट्रेस लुक के साथ मिस्टर सहरावत को देखकर कहा, मैंने पूछा कि तुमने अपने किस हाथ से मेरी दुर्गा को छुआ? तभी नताशा रोते हुए शिवाय के पैरों से गिरकर बोली, मिस्टर राठौर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर सहरावत ने मुझे दुर्गा को यहाँ बुला के फंसाने के लिए मजबूर किया है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ये सब मिस्टर सहरावत की वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दें। शिवाय ने विशाल से कहा, विशाल जस्ट डील विद इट। दुर्गा ने शिवाय को देखते हुए अपने मन में सोचा, ये पहली बार है जब मैं शिवाय की आंखों में ऐसा मर्डरस लुक देख रही हूँ, मानो जैसे ये अभी इन दोनों को मार डालेगा। जो इंसान हमेशा इतना शांत रहता है और सबके साथ कोल्ड बिहेवियर रखता है, क्या वो सिर्फ मेरी वजह से इस हद तक गुस्सा हो सकता है? शिवाय के बॉडीगार्ड जबरदस्ती नताशा को खींचकर ले जाने लगे। नताशा पागलों की तरह हंसकर चिल्लाते हुए बोली, दुर्गा चौहान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शिवाय सिंह राठौर के संग हो इसलिए बच जाओगी और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो दिन में सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि शिवाय सिंह राठौर खुद एक डेविल है। एक डेविल के साथ रहकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बड़ा आया राठौर फैमिली का इकलौता वारिस कहलाने वाला ये तो खुद एक बास्टर्ड है जिसने एक पागल बिच की कोख से जन्म लिया है। शिवाय की माँ भी एक डेविल थी, एक ऐसी डेविल जिसने अपनी ही कोख में जन्म लेने वाले शिवाय को नहीं बख्शा। एक ऐसा श्राप देकर गई कि जिससे ये आज तक आजाद नहीं हुआ, आगे भी कभी नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम इसकी वाइफ बनोगी? बन जाना और फिर तुम भी उसी श्राप का शिकार हो जाओगी जिसका शिकार ये खुद बरसों से है। नताशा ये सब चिल्लाती रही और बॉडीगार्ड उसे और मिस्टर सहरावत को उसके आदमियों सहित जबरदस्ती खींचकर बाहर ले गए। विशाल ने दुर्गा को देखकर कहा, मिस चौहान आप इस लड़की की बकवास बातों को ना सुने, मैं इस मामले को अभी संभाल लूंगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, बकवास? मुझे नहीं लगता कि ये बकवास कर रही थी। हालांकि उसकी हालत लगभग पागलपन के बहुत करीब थी, लेकिन उसके शब्द सीरियस थे। डेविल माँ, इंसेंट बिच, श्राप, आखिर राठौर फैमिली में हुआ क्या था? कोई भी माँ अपने ही बेटे को श्राप क्यों देगी? और ये श्राप था क्या?